नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्यों की जो याद करने योग्य हैं। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 में आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं, फिजिक्स के आपके एक भी सवाल ना छूटे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के जितने भी तथ्य मैं आपको बताने वाली हूँ आप उसे अच्छे से याद करेंगे। आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको पता होना ज़रूरी है। आज का ये वीडियो लेक्चर प्रोजेक्ट अग्नि 40+ के तहत हो रहा है, जो कि पिनाकल का एक साइंटिफिकली डिजाइंड डे वाइज मॉड्यूल है जीएस के लिए। ये वीडियो लेक्चर हिंदी में है, but I have made a separate video in English as well, so that those students who feel more comfortable in English language, they can watch that video. आज का ये पहला पार्ट है जिसमें कि हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में जानेंगे और इसका मैं एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें कि हम कुछ और तथ्य जानेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बहुत बार लोग वर्ष सुनकर उन्हें लगने लगता है कि ये समय की इकाई है, पर नहीं। प्रकाश वर्ष जो है, लाइट ईयर, वो एक डिस्टेंस का एक यूनिट है। और प्रकाश वर्ष बेसिकली होता क्या है, तो ये हमें बताता है कि लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे ही हम लोग एक लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसे कहते हैं, तो आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसे ही हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। हम सभी, अब अगला पॉइंट ये है कि हम लोग सभी देखते हैं कि आपका अगर आप दीपक जलाते हो तो उसमें जो बत्ती बाती है उसमें आपका तेल अपने आप ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसा होने का रीजन है केशिका आरोहण अर्थात कैपिलरी एसेंट। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए बाती में तेल ऊपर की तरफ जाता है और ये आपके सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वैसे मोशन को कहते हैं जिसमें कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। सर्कुलर पाथ में जब वो घूमता है तो इस घूमने के कारण उनके एम्पलीट्यूड और उनकी वेलोसिटी दोनों में ही परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है, उसके जो चाल होता है, वो आपकी स्थिर रहती है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें आपका एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी ये दोनों में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बैरोग्राफ के बारे में जानते हैं कि बैरोग्राफ क्या है। तो बैरोग्राफ एक उपकरण है जो कि हमें ये बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन हमें किस रूप में चिन्हित करता है, तो कागज पर ये हमें बताता है, दिखाता है कि आखिर एक निश्चित समय में आपके वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किस प्रकार का परिवर्तन आया। मैनोमीटर भी हमारा एक यंत्र है और ये हमें बताता है कि आपका गैस का प्रेशर क्या है। गैस के प्रेशर को मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार आपको सवाल आएगा कि ये कहाँ पे स्थित है। उसी में से एक सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और लूनी 2 जो है वो आपका चांद पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि जब वह क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उनका जवाब दे पाएं। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हम लोग अगर किसी वस्तु को आपके इक्वेटर से लेके हम लोग कहाँ लेते चले जाएं, पोल पे ले जाएं, तो आपका क्या होगा, उस वस्तु का जो भार है वो आपका बढ़ जाएगा अगर हम किसी वस्तु को इक्वेटर से हम लोग पोल के पास ले जाएं। ठीक है, अगली बात यह है कि हम लोग देखते हैं कि आपकी जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो आपकी गोलाकार होती है। तो गोलाकार होने के पीछे कारण जो है वो आपका सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन के कारण ही आपकी बूंदें गोलाकार होती हैं।
ठीक है। अगला मरकरी। मरकरी जिसे हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं। मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि तरल होता है। इसे हम लोग त्वरित रजत यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हमारा अगला फैक्ट ये है कि हम दूध की शुद्धता अगर हमें मापनी हो, हमें ये पता करना हो कि आखिर उसमें कितना पानी मिलावट है या फिर उसमें पूरी तरह से आपका दूध शुद्ध है कि नहीं, तो उसे मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग लैक्टोमीटर कहते हैं। ठीक है। हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके सन और अर्थ के बीच में आपका मून आता है तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और वही अगर आपके सन और मून के बीच में अगर आपका अर्थ आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। तो आप चंद्र ग्रहण में आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि चंद्र ग्रहण में चांद बीच में नहीं होता है, सन अपने स्तर पे खड़ा रहता है, जबकि धरती और आपका जो मून है वो मूव करता है। ये बस याद करने के लिए। तो चंद्र ग्रहण में चांद बीच में नहीं है, सूर्य ग्रहण में आपका चांद बीच में होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहेंगे, और अगर सूर्य और चांद के बीच में आपकी पृथ्वी आती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। भूकंप का पता लगाने के लिए हमारे पास एक यंत्र है जिसे हम लोग भूकंप सूचक यंत्र कहते हैं, अर्थात सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है। वहीं इंटेंसिटी यानी तीव्रता, आखिर भूकंप की तीव्रता क्या है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास रिक्टर स्केल है। ठीक है। फेथम एक यूनिट है किसकी, गहराई की। ये हमें ये बताता है कि आपका कोई भी चीज कितना गहरा है। हम लोग यूं तो जानते हैं कि अगर आप किसी भी लिक्विड को का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो वो फैलता है, लेकिन पानी एक्सेप्शन है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप पानी का तापमान बढ़ाते हैं तो फैलने की जगह पे वो सिकुड़ता है, और इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम आपका मिनिमम होता है, और वॉल्यूम मिनिमम होने के कारण उसका डेंसिटी यानी उसका घनत्व मैक्सिमम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। सो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम मिनिमम होता है, इसीलिए आपका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। अगर हम लोग एक सेकंड पेंडुलम की बात करें तो सेकंड पेंडुलम की जो अवधि होती है वो क्या होती है, वो 2 सेकंड की होती है। ठीक है। अब बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो हमें ये बताता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, यानी कि वायुमंडलीय दबाव क्या है। अगर हम लोग बैरोमीटर की रीडिंग में बहुत अचानक से गिरावट महसूस करते हैं तो वो इस बात की ओर इशारा करता है कि तूफान आने वाला है। वही अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है उसमें अगर आपका धीरे धीरे गिरती है रीडिंग, तो इसका अर्थ यह है कि आपका वर्षा होने वाली है, और अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे आपकी बढ़ती है तो ये इंडिकेट करती है कि आपका साफ मौसम होगा। तो बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग है, इससे भी हमें पता चलता है कि मौसम किस प्रकार का रहने वाला है। अब जो ओजोन परत है वो आपका किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में मौजूद रहता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। तो समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है, और ओजोन परत हमें सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें बचाता है, उससे हमें बचाता है, वो उनसे अवशोषित कर देता है, और इस प्रकार वो हम तक पहुंचने नहीं देता और हम स्किन कैंसर जैसे बीमारियों से बचाता है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। एनीमोमीटर जो है वो वायु की गति को मापने में हमारी मदद करता है। एलीमीटर जो है ये क्या है, एलीमीटर भी एक यंत्र है जो कि हमें ये बताता है कि आपके विमान जो है वो किस ऊंचाई पर, धरती से वो किस ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, इसको बताता है आपका एल्टीमीटर। अब आपकी जो हवा, हम लोग जानते हैं कि बादल जो है वो आपके हवा में तैरते हैं, तो ऐसे तैरने के पीछे रीजन होता है कि उनकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता और उनकी डेंसिटी, ये दोनों के दोनों आपकी कम होती है। विस्कोसिटी और कम डेंसिटी होने के कारण आपके बादल जो है वो आपकी हवा में तैरते हैं। अब अगर हम लोग गैस की विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज करता है गैस का। ठीक है। अब साबुन, हम लोग जानते हैं कि साबुन कपड़े धोने में मदद करता है, तो किस धोने में मदद करता है, क्योंकि साबुन जो है वो पानी का सरफेस टेंशन उसको कम करता है, और सरफेस टेंशन कम होने के कारण आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। तो
अगर आपसे कोई पूछे, इसके अलावा मिसल फॉर्मेशन भी है, बट मेन रीजन अगर हम लोग बात करें मोटे तौर पर तो वो हमें सरफेस टेंशन को घटाता है और इस प्रकार वो कपड़े को साफ करने में मदद करता है। आपकी सरफेस टेंशन के कारण ही आपकी जो सुई है वो पानी पर तैरती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुई का पानी में तैरना किसके कारण होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण होता है। अब हम लोग एक दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है आपका संसंजन बल और एक होता है आसंजन बल। अब हम लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो हम लोग कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, तो अगर हमारा सेम सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। मान लेते हैं हमारा ये ए है और ये भी ए है, और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और अगर मान लेते हैं बी है, ये ए सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, ये बी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स या असंजन बल कहते हैं। ठीक है, तो अगर सेम पदार्थ के अणुओं के बीच तो कोहेसिव फोर्स, अलग अलग के बीच में तो एडहेसिव फोर्स। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और अब हम लोग बात करेंगे कि आपके जो तारे के रंग हैं, हम लोग जानते हैं अलग अलग तारा अलग अलग रंगों के अलग अलग रंग होते हैं, तो तारे का रंग क्या है वो बताता है कि उसका तापमान क्या होगा। ठीक है, अगला है कि अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं हम लोग किस की मदद से, तो हाइड्रोमीटर की मदद से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोमीटर किस चीज को मेजर करता है या फिर रिलेटिव डेंसिटी हम लोग किस यंत्र से मेजर करते हैं, तो जवाब होगा हाइड्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा जानते हैं हम लोग क्रीम विभाजक के बारे में। क्रीम विभाजक क्या करता है, तो दूध को अलग कर देता है और उसके क्रीम को अलग कर देता है। तो वहां पर आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके आधार पर आपका क्रीम विभाजक काम करता है। अगर हम लोग किसी लिफ्ट में हैं, लिफ्ट में कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उस व्यक्ति का जो बाहर जो उसके अंदर खड़ा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एक लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो व्यक्ति जो उसमें खड़ा है उसका भी भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि एक लिफ्ट जो है वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो उसके अंदर जो व्यक्ति होगा उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर होता है और धरती के ऊपर दो पोल्स होते हैं, तो ध्रुवों पर आपके शरीर का जो भार होगा वो आपका सबसे अधिक होगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर इक्वेटर से हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल के पास लेके जाते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर शरीर का भार जो है वो आपका अधिकतम होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग पृथ्वी के केंद्र के बारे में बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर आपका जो शरीर है उसका भार शून्य होता है। अगर पृथ्वी के केंद्र पर किसी चीज को रखेंगे तो उसका भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो आइसबर्ग है जब वो आपका फ्लोट करता है, तैरता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपका आइसबर्ग जो है वो ऊपर से पिघलने लगता है, नहीं, वो आपका नीचे से पिघलता है। ठीक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि नीचे उसको उच्च दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो बेस से पिघलता है, टॉप से नहीं। अगर कोई गाड़ी मान लेते 20 स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है, चल रही है, और उसे रोकने के लिए हमें पी प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम इस गाड़ी की स्पीड को दुगना कर देते हैं तो इसे रोकने के लिए जो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो सीधे चौगुना हो जाएगा, यानी कि दुगना, मतलब अगर स्पीड दुगना है, वेलोसिटी अगर दुगनी हो जाती है तो आपका जो प्रेशर लगेगा उसको रोकने के लिए वो सीधे चौगुना हो जाएगा। ठीक है, ये थी कार के बारे में। हम लोग आगे बात करते हैं। पृथ्वी की गुरुत्व यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटेशन को अगर हम लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं ओवरकम करना, तो आपका पृथ्वी के लिए आपका जो एस्केप वेलोसिटी होता है यानी कि पलायन वेग, उसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आखिर हम लोग पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी कहते किसे। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उछालते हैं या फिर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हम लोग यूजुअली अगर किसी चीज को थ्रो करते हैं तो कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वो वापस हमारे पास आ जाता है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कि अगर आप किसी चीज को फेंक देते हैं तो वो आपका सीधे पृथ्वी से बाहर चला जाता है और फिर दोबारा पृथ्वी में आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो वेलोसिटी हमें देना होता है उसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, और धरती के लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब आपका जो रॉकेट प्रोपल्शन है यानी कि रॉकेट प्रणोदन संवेग, वो किस पे आधारित है? तो वो संवेग संरक्षण पर आधारित है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल पर आधारित है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है? इसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं अगर बहुत सारे सिस्टम्स है, टू मोर बॉडीज के आपके सिस्टम्स हैं, तो अगर इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, देन आपका जो टोटल सिस्टम का आपका जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, वो आपका कंजर्व्ड रहेगा, वो आपका बदलेगा नहीं। ठीक है, तो रॉकेट प्रोपल्शन इसी नियम पर आधारित है, इसी नियम पर बेस्ड है। अब अगर हम एक पंख को और एक शीशे के टुकड़े को अगर हम लोग समान गति से अगर हम लोग वैक्यूम में अगर हम लोग उसको गिराते हैं, तो वो दोनों के दोनों समान गति से आपके मूव करेंगे। अगर दोनों के दोनों वैक्यूम में है तब तो उनकी वेलोसिटी में उनके मास के कारण कोई अंतर नहीं आएगा और दोनों के दोनों आपकी सेम वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेंगे। आपकी जो डिटर्जेंट है वो भी सफाई करने में मदद करते हैं और सोप की तरह वो भी पानी का सरफेस टेंशन कम करते हैं और इस प्रकार आसानी से गंदगी या फिर तेल को कपड़ों से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो आपका एक ब्लैंकेट से कवर है, जिसे हम लोग एयर या एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर हैं, जैसे सबसे निचला लेयर ट्रोपोस्फेयर, देन आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन आपका मेसोस्फेयर एंड देन आपका थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो आपका जो ट्रोपोस्फेयर है ये वो ऐसा स्फेयर है, ये वो जगह है जहाँ पर जितने भी मौसम संबंधी गड़बड़ी है वो आपके इसी मंडल में, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, तो जितने भी आपके मौसम प्रकार की जितनी भी गड़बड़ी या फिर कुछ भी फेरबदल होना है वो सारा का सारा आपका ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में ही होता है। अगर हमें कृत्रिम बारिश लानी हो तो उसके लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड कार्बन का एक अपरूप है यानी कि एलोट्रोप है। एलोट्रोप हम लोग कहते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रोप कहते हैं। एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग अपरूप कहते हैं। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल समान। ठीक है, अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव हम बैरोमीटर की मदद से माप सकते हैं। अगर हम लोग इलास्टिसिटी के टर्म में बात करें तो आपका रबड़ की तुलना में स्टील अधिक लचीला होता है। बहुत बार हम लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं, जब हम लोग इलास्टिसिटी या लचीलेपन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि रबड़ आपका ज्यादा लचीला होता है, लेकिन नहीं, स्टील आपका अधिक लचीला होता है रबड़ की तुलना में। और यहाँ पे पॉइंट रिपीटेड है कि अगर दूध की शुद्धता में मापनी है तो हम लोग लैक्टोमीटर की मदद से इसकी जांच करते हैं। ठीक है, और अगर आपका एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो प्रेशर होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। हम लोग जानते हैं कि आपका मरकरी जो है वो अभी आपका लिक्विड होता है और आपका पानी वो भी आपका लिक्विड होता है। अगर हम एक लोहे की काटी को हम लोग पारे में अगर डालते हैं यानी मरकरी में डालते हैं तो देखते हैं कि वो तैरता है, जबकि अगर उसे पानी में डालेंगे तो वो आपका डूब जाता है। ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि मरकरी की डेंसिटी के मुकाबले आयरन की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो उसके सरफेस पे फ्लोट करता है, लेकिन पानी के मुकाबले उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए पानी में वो क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि तेल जो है वो पानी की सतह पर फैलता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल का जो सरफेस टेंशन है वो पानी के सरफेस टेंशन के मुकाबले कम होता है, इसीलिए तेल पानी की सतह पर आसानी से फैल जाता है। अगर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि बर्फ पर चलना अधिक मुश्किल है, किसके मुकाबले? रोड पर चलने के मुकाबले। और ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ आपका स्मूथ होता है और उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और हम लोग जानते हैं कि हमारे चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन फोर्स चूंकि आइस में कम लगता है, इसीलिए हम लोग को आइस में चलने में दिक्कत होती है, जबकि सड़क में आपका घर्षण बल अधिक होता है और इसीलिए हम लोग आसानी से उस पर चल पाते हैं।
अगर आपने पेंडुलम घड़ी देखी होगी तो आपको पता होगा कि पेंडुलम घड़ी जो है वो आपकी गर्मी के मौसम में धीमी हो जाती है, जबकि सर्दियों में वो तेज हो जाती है। इसका रीजन क्या है? हम लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में आपका टेम्परेचर हाई होता है और टेम्परेचर ज्यादा रहने पर चीजें फैलती है, तो पेंडुलम घड़ी भी फैलती है और उसका लेंथ जो है वो बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ने के कारण आपका क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने के कारण उसकी जो समय की अवधि है वो भी बढ़ जाती है और आपकी पेंडुलम घड़ी जो है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। उसी के ठीक उलट जब आपकी मतलब सर्दियां जो है वो बहुत तेज होती हैं, तो उस केस में आपकी जो पेंडुलम की लंबाई है, चूंकि टेम्परेचर कम जाता है तो वो कंट्रैक्ट करता है और पेंडुलम की लंबाई घट जाती है और इसके कारण उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम जाता है और इसीलिए पेंडुलम घड़ी में क्या होती है, तेजी आ जाती है। ठीक है, तो ये था रीजन कि आखिर क्यों आपकी पेंडुलम घड़ी गर्मी के दिनों में स्लो और ठंडे के दिनों में फास्ट हो जाती है। अब हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। हम जानते हैं कि टेम्परेचर को हम लोग 3 स्केल में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इसलिए क्योंकि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर इसे हम लोग फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है और केल्विन की टर्म में बात करें तो 373 केल्विन के बराबर है। अगर हम लोग केल्विन टेम्परेचर में बात करें कि अगर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो कैसे करेंगे, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ओके, तो ये हम लोग को केल्विन में बदल देगा। अगर हमसे कोई पूछा जाए कि वो कौन सा तापमान है जिसमें कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर होता है, तो दैट इज -40 डिग्री। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को आपस में बदलना है तो हम लोग इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। C/5 जहाँ पर C डिग्री सेंटीग्रेड को दिखाता है, F/-32 डिवाइड बाय 9, F जहाँ पर फ़ारेनहाइट को डिनोट करता है, K-273 डिवाइडेड बाय 5 जो कि K जो है वो आपका केल्विन स्केल को दिखाता है। तो जिसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना है हम लोग उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पायरोमीटर के बारे में जानते हैं। पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने में हमारी मदद करता है। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस नियम पे काम करता है, तो स्टीफन के नियम पर वो आधारित है। ठीक है, अब बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि आपका इंफ्रारेड रेज मौजूद है या फिर नहीं। ठीक है, अब अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किसी भी लिक्विड का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, और आपका एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी किसी भी प्रकार का हीट चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग हीट को Q से डिनोट करते हैं तो हीट में जो चेंज और डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल Q 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में। ओके, नाउ अगर हम लोग 1 कैलोरी उष्मा यानी हीट की बात करें तो 1 कैलोरी हीट किसके बराबर हो जाएगा, तो 4.2 जूल ऑफ वर्क के बराबर होगा। ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत है। हम लोग जानते हैं कि आपका हीट को ट्रांसफर होने के 3 माध्यम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में आपको माध्यम की जरूरत है, लेकिन रेडिएशन के केस में हम लोग को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वैक्यूम में भी आपका हीट जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो चमकते बल्ब है यानी कि ग्लोइंग बल्ब, उनके का जो तापमान का रेंज है वो क्या होता है, 22,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अगर हम लोग कम तापमान की जो स्टडी है, बहुत कम तापमान के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्रायोजेनिक या फिर प्राशीतनी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, कम तापमान की स्टडी को या अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग उसे प्राशीतनी अर्थात क्रायोजेनिक कहते हैं। अब आपका जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर हम लोग थर्मोमीटर में आपका मरकरी की जगह पे अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं लोग, और ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है, ऐसा करने के पीछे कारण ये होता है कि आपके अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम होता है और काफी कम होने के कारण हम लोग उस पर लोअर टेम्परेचर को आसानी से मेजर कर सकते हैं, जबकि मरकरी का
फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो नहीं होता, और चूंकि ठंड देश है तो वहां पर ज्यादातर टेम्परेचर आपके कम होंगे, इसीलिए आपका जो अल्कोहल होता है वो बेटर काम करता है। इसीलिए कोल्ड कंट्रीज में अल्कोहल को थर्मोमेट्रिक फ्यूल के लिक्विड के तौर पर यूज किया जाता है। हमारी धरती जो है का जो एटमॉस्फेयर है वो किसके कारण गर्म हो पाता है, तो पृथ्वी से जो रेडिएशंस निकलती है उससे। हम लोग जानते हैं कि हमारे तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, तो ये सूर्य की किरणें सीधे किसके जाती हैं, धरती की सरफेस पे। फिर ये धरती क्या करती है, इन किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, और फिर ये जो किरणें हैं वो आपका जो हमारे बहुत सारे गैसेस हमारे मौजूद होते हैं उन गैसेस के द्वारा अब्जॉर्ब होते हैं। फिर ये गैसेस जो है ओवरऑल हमारे जो एटमॉस्फेयर उसको गर्म करते हैं। तो पृथ्वी का जो रेडिएशन है उसके कारण हमारा वातावरण गर्म रहता है। ठीक है। अब थर्मोस्टेट या फिर ताप स्थापी क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी वस्तु का तापमान स्थिर रखता है। मान लीजिए हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम लोग उसको थर्मोस्टेट से कनेक्ट कर दिए हैं, तो वो थर्मोस्टेट क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखेगा, उसे कमने नहीं देगा। केल्विन स्केल हमारा स्टैंडर्ड स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने का, और उसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि उसमें कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी टेम्परेचर होगा तो पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट, उच्च तापमान अगर हम लोग को मेजर करना है तो उसको मापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम लोग को सूर्य का तापमान मेजर करना है जो कि बहुत हाई होता है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर। अब पानी का जो घनत्व है वो मैक्सिमम कब होता है, आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों होता है, मैंने आपको बताया क्योंकि इसी टेम्परेचर पे आपका वॉल्यूम मिनिमम होगा, एंड डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण उसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो हम लोग जीरो केल्विन को कहते हैं, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो ये आपका क्या है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि पॉसिबल है। इससे कम तापमान आपका मुमकिन नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग पानी में नमक को मिलाते हैं तो इस नमक मिलाने से क्या होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका बढ़ जाता है, यानी तब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल ना होके उससे ज्यादा पे बॉइल होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानते हैं कि एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण हमारे धरती का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। और कौन सा गैस उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, ये एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण आपका पूरे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अगर कोई गर्म वस्तु है और उसकी सतह काली है और खुरदरी है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो उष्मा है वो आपकी बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है। हीट बहुत रैपिडली फैलता है। अब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर अर्थात क्रांतिक तापमान हम किसे कहते हैं। तो क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिससे कि अधिक तापमान किसी पदार्थ के वाष्प को तरलीकृत नहीं किया जा सकता, चाहे दाब की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो। हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी गैस को अगर हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो प्रेशर अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका जो गैस हो वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से वो आपका नीचे हो, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे कि अगर आपका गैस ऊपर होगा तो चाहे आप कितना भी दबाव उस पर क्यों ना लगाएं, वो आपका कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हीलियम 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड चूंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक पे है, तो आप कितना भी प्रेशर क्यों ना अप्लाई करें, हीलियम कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हीलियम 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है, तो आप इस पे प्रेशर अप्लाई करके आप आसानी से इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर कोई गैस हो तो उसको कितना भी प्रेशर अप्लाई करे वो कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड में, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। और इसे हम लोग TC से डिनोट करते हैं, सब्सक्रिप्ट में C होगा। अब हम लोग हीट इंजन के बारे में जानते हैं। हीट इंजन का काम क्या होता है, तो हीट इंजन आपके हीट को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है।
अगर वाटर की हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करें तो आपका होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्पेसिफिक हीट मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो कि हमें किसी भी वस्तु को देना पड़ता है ताकि उसका यूनिट मास आपका 1 डिग्री या 1 डिग्री से बढ़ सके। ठीक है, उसी हीट को हम लोग उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं, यानी पानी के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए हमें उसे 1 कैलोरी एनर्जी देने की जरूरत है। अब ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है, ये आपको फैक्ट याद रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि किसे प्रकृति के सुरक्षा वाल्व के नाम से हम जानते हैं, तो ज्वालामुखी को जानते हैं। और थर्मोमीटर, रेफ्रिजरेटर में आपका जो तापमान है उसे हम लोग थर्मोस्टेट की मदद से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आपके जो ठंड देश होते हैं जहाँ पे गर्मी नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो वहां पर आपका जो कार रेडिएटर है उसमें ग्लिसरॉल और पानी का मिश्रण हम लोग डालते हैं, और ग्लिसरॉल और पानी का मिश्रण डालने से क्या होता है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका कम हो जाता है और ठंडा करने में काफी अच्छे से मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो बर्फ है, जब बर्फ में हम लोग स्केचिंग करते हैं तो स्केचिंग के दौरान आपका जो दबाव बनता है उस दबाव के कारण बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो अगर हम लोग लोहे और लकड़ी दोनों को ही सूर्य के प्रकाश में रख दें तो आपका क्या होगा कि लोहा आपका अधिक गर्म होगा। क्यों ऐसा अधिक गर्म होगा? क्योंकि हम जानते हैं लोहा कंडक्टर होता है जबकि लकड़ी इंसुलेटर होता है, इसीलिए लोहे का चूंकि वो उष्मा का अच्छा चालक होता है हीट का, इसीलिए लोहा आपका गर्म होगा जबकि लकड़ी नहीं होगा। अब सर्दियों में हम लोग देखेंगे कि जो हैंडपंप का पानी है वो आपका गर्म होता है, वही आपके ठंड में आपका जो हैंडपंप का पानी है वो आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके मुकाबले आपका जो अंडरग्राउंड टेम्परेचर है वो आपका अधिक होता है और इसीलिए आपका हैंडपंप का पानी गर्म होता है। इसी के ठीक उलट आपकी गर्मी के मौसम में जो आपका अंडरग्राउंड टेम्परेचर है वो आपका कम होता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अधिक होता है, इसीलिए पानी वहां पर ठंडा होता है। अब बहुत बार हम क्या करते हैं कि 2 पतली कंबल जो है उससे ओढ़ने से हमें ज्यादा गर्मी मिलती है इन कंपैरिजन कि हम लोग एक मोटी कंबल लें। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 पतली कंबल के बीच में आपका हवा आ जाता है और हवा हम लोग जानते हैं कि गर्मी का यानी हीट का कुचालक होता है, वो हवा को वो हीट को पास नहीं करने देता और हीट को पास नहीं देने के कारण आपका हीट वहीं पे बना रहता है और इस कारण हमें गर्मी लगती है और अधिक गर्माहट हमें महसूस होती है। ठीक है, अब आपके जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उसमें वो हीट एब्जॉर्बर का काम करते हैं, यानी कि वो गर्मी को सोखते हैं, जबकि आपके हल्के रंग के कपड़े गर्मी को परावृत करते हैं। इसीलिए हम लोग गहरे रंग के कपड़े प्रेफर करते हैं आपके ठंड के दिनों में और हल्के रंग के कपड़े प्रेफर करते हैं गर्मी के दिनों में। इसीलिए हम लोग गहरे रंग के कपड़ों को ठंड में प्रेफर करते हैं और हल्के रंग के कपड़ों को गर्मी में प्रेफर करते हैं। अब आपकी जो पहाड़ियां होती है वहां पर बर्फ आपकी काफी धीरे धीरे पिघलती है और इसके पीछे का रीजन ये होता है कि वहां पर आपका जो लैटेंट हीट होता है वो काफी अधिक होता है। इसके बाद हम जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो जो वर्क हम लोग करते हैं, आप देखते होंगे कि जब ठंड का मौसम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो अपने हाथों को रगड़ने का कार्य करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हाथ को रगड़ने से जो हमारा कार्य है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी हीट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं और इसीलिए हम ऐसा करते हैं ताकि हमारे शरीर को, हमारे हाथों को गर्माहट मिले। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स में कूलेंट के तौर पर अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो थर्मोमीटर है उसका बल्ब आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो बेलनाकार है उस सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। गोलाकार सतह के मुकाबले, स्फेरिकल सरफेस के मुकाबले सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया ज्यादा होता है और इसके कारण आपका जो बल्ब है वो अधिक सतह मापे जाने वाले तापमान के संपर्क में रहता है और जिसके कारण हमारे जो तापमान है उसमें तेजी से प्रतिक्रिया होती है।
इसीलिए हम लोग सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, स्फेरिकल शेप नहीं देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि स्नो ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर है कि आइस, तो हम लोग देखेंगे कि स्नो जो है वो हिम जो है वो बर्फ की तुलना में अधिक अच्छा इंसुलेटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके स्नो में बहुत सारी छिद्र होती है और छिद्र में क्या होती है? हवाएं होती हैं। हवाएं होने के कारण हम लोग जानते हैं हवा जो हीट है उसका बैड कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। बैड कंडक्टर होने के कारण वो आपकी हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता और इस प्रकार आपका स्नो जो है वो एक अच्छे इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मीका, जिसे हम लोग अभ्रक के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही कॉमन इंसुलेटर है जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी इंडस्ट्रीज में करते हैं। मीका एक ऐसे सब्सटेंस का एग्जाम्पल है जो कि हीट का सुचालक है, यानी हीट का गुड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हीट का गुड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, तो आपका जवाब होगा मीका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक बल्ब में आपके जो फिलामेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका क्या मौजूद होता है, उसके अंदर कभी भी वैक्यूम क्रिएट नहीं करते। वैक्यूम की जगह पे हम लोग उसमें इनर्ट गैस भर देते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, हम उसको फिलअप कर देते हैं वैक्यूम रखने की जगह। क्यों? क्योंकि जब आपका फिलामेंट को हीट होता है तो हीट होने से क्या हो सकता है, अगर वैक्यूम रहेगा तो वो हीट कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो आपका फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा और बढ़ते चले जाने के कारण हो सकता है कि आपका फिलामेंट मेल्ट कर जाए और मेल्ट करेगा तो हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। इसी से बचने के लिए हम इनर्ट गैस से भर देते हैं ताकि जो आपका टेम्परेचर राइज करता है फिलामेंट का वो आपके इनर्ट गैस में डिवाइड हो जाता है और एज अ रिजल्ट हमारा जो फिलामेंट है वो आपका मेल्ट नहीं करता, उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता और इस प्रकार हमारा बल्ब बिल्कुल ठीक रहता है। तो यही रीजन है कि क्यों हम लोग इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन, नियॉन, इन सभी को भरते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, वैक्यूम में नहीं डालते। ओके, अब हमारे जो साउंड वेव्स हैं वो आपके किस तरह के होते हैं, तो दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, दैट इज अनुदैर्घ्य होते हैं। और क्यों अनुदैर्घ्य होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव हम किसे कहते हैं, तो ऐसा वेव जिसमें कि आपका जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है यानी आगे बढ़ रहा है, अगर उसी के डायरेक्शन में आपके मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वेव हमारा लॉन्गिट्यूडनल है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का हम लोग पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवीकरण नहीं कर सकते और इन्हें ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ये कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। हम लोग माइक्रोफोन के बारे में जानते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है, तो ये साउंड एनर्जी को आपके कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाउड स्पीकर उसका ठीक उल्टा काम करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। साउंड की अगर यूनिट की बात करें तो डेसिमल जो है वो आपकी साउंड का यूनिट होता है और पानी में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप एसएससी सीजीएल 2017 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अच्छा रहे ताकि आप आसानी से सवालों का सही जवाब दे पाए। तो ज़रूरी है कि आप इन सारी फैक्ट्स को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, मैंने आपको बताएं, आप इन्हें याद ज़रूर कर लीजिएगा। और ये पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी, उसे भी देखना ना भूलें सो दैट आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।